be able to come to you guys down there. मैं यहीं से बोर्ड से पढ़ाऊँगा आप लोग को आज. I love to interact with you, but today I have to take lecture from here. So very good morning. आज का टॉपिक है, as I told you earlier, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. यहाँ पर कितने बच्चे हैं who were or who are into a relationship? कोई है सर? प्लीज रेज योर हैंड. कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई ऐसा नहीं यहाँ पर जो कपल है तो उठा दे. हाथ उठा दे. नहीं, कोई नहीं. सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आप लोग को अपने पास एक्सपीरियंस से या दोस्तों से पता होगा कि कपल में एक पार्ट होता है जो स्पार्क देता है रिलेशनशिप को, और दूसरा होता है जो मेहनत करता है ना. तो आई होप मस्ट बी नोइंग कि कौन स्पार्क देता है, कौन मेहनत करता है. सो द स्पार्क ऑफ द कपल इज द नर्व, है ना. जो करंट, जो बिजली, गर्मी जो आती है रिलेशनशिप में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नर्व. एंड द अदर वन हु डज ऑल द वर्क, ऑल द मेहनत, इज द मसल. मेहनत कौन करता है ये तो हमारे लोगों को पता ही होगा. खैर, ठीक है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन, एंड कपलिंग बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. दिस इज द कपल, नर्व एंड मसल इज द कपल, एंड द interplay, the role, the functioning as a unit is called as excitation contraction coupling. Okay, so starting from the very beginning, कि कहाँ से ये सिस्टम स्टार्ट हो रहा है. This system starts from spinal cord. ये spinal cord ही बनाया मैंने, sorry for my bad drawing. कुछ ऐसा होता है spinal cord. posterior हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न. एंटीरियर हॉर्न में आपको पता है बेल मैगनीज लॉ, एक लॉ होता है which states that posterior horn is sensory, anterior horn is motor. मोटर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न जो मोटर हॉर्न है, वहां से आपका जो मोटर हॉर्न से आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, which is a large marginated alpha motor neuron starts from the anterior horn. और वहाँ से उसकी सेल बॉडी होती है, और वहाँ से स्टार्ट होकर इट गोज टिल द मसल, एंड वेयर इट सप्लाइज द मसल. सो द ओरिजिन ऑफ दिस कपल इज फ्रॉम द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वेयर इज द एंटीरियर हॉर्न, वेयर इज द अल्फा मोटर न्यूरॉन व्हिच सप्लाइज द मसल. उसी न्यूरॉन को अब आगे ले जाएं तो इट गोज एंड सप्लाइज द मसल. ओके, एंटीरियर हॉर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वही नर्व फाइबर है, वो आके यहाँ पर एंड हुआ मसल पे. दिस इज कॉल्ड एज मसल. तो नर्व एंड मसल का जंक्शन. सो दिस इज न्यूरॉन एंड दिस इज मसल, कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. ठीक है बच्चों, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. अ मोटर यूनिट एंड ऑल द मसल फाइबर सप्लाईज इज कॉल्ड एज अ मोटर यूनिट. ओके, इट्स कॉल्ड एज अ मोटर. एक मोटर न्यूरॉन और जितने भी वो मसल फाइबर्स को वो सप्लाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं एक मोटर यूनिट. और एक जंक्शन, एक नर्व और एक मसल के जंक्शन इज कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. इसको और हम लोग बड़ा करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे एग्जैक्टली होता है. नॉर्मली क्या होता है, एक न्यूरॉन जो होता है, इट रीचेस इन द बेली ऑफ द मसल इन द सेंटर, एंड देन इट डिवाइड्स, ब्रांचेस अराउंड 3 से लेकर के several hundred times its branches and supply the muscle fiber in its middle. So अगर ये एक मसल फाइबर है तो उसके बीचों बीच में ये होता है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अराउंड द सेंटर. और यहाँ पर जब वो स्टिमुलेट करती है मसल को, तो मसल के दोनों तरफ एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है, समथिंग लाइक दिस. सो एक न्यूरॉन जो होता है वो अराउंड 3 to 7,000 टाइम्स ब्रांच करता है और उनको मसल्स को सप्लाई करता है. इसको और बड़ा करते हैं समझने के लिए. whenever this neuron they branches, the axon branches and they form a terminal button or terminal knob. whenever this is axons, मैंने बनाया था axon, जो ब्रांच करता है तो वो बहुत सारे टर्मिनल बटन्स बनाता है. और ये टर्मिनल बटन्स जो होते हैं
मसल को सप्लाई करते हैं कुछ यहाँ, और यहाँ पर ये मसल है। अगर मैं इसी को बड़ा कर दूँ तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा कि ये एक टर्मिनल बटन है और ये आपकी मसल है मिडिल में, जिसको ये सप्लाई कर रहा है। ये हो गया न्यूरॉन, नर्व, और ये हो गई मसल। मैं आपको मैग्नीफाई करते छोटा करता जा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाएं। तो ये हो गया एक टर्मिनल बटन जो कि एक्सॉन का है, और ये हो गया आपका मसल की लेयर, से हम सार्कोलीमा भी कहते हैं। गॉट द पॉइंट? मसल एंड नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, होता क्या है कि जहां पर भी ये मसल पे ये जाके ज्वाइन करता है आपका न्यूरॉन, इट इज कॉल्ड एज एंड प्लेट ऑफ द मसल, जहां पर आके न्यूरॉन ज्वाइन कर रहा है। ओके, हियर द बटन, सर्किट बटन, इट इनवेजिनेट्स द muscle fiber. It doesn't go inside it, it invaginates. It remains outside the muscle layer, sarcolemma, but it invaginates into the muscle membrane, which forms a gutter. Which आपको देखा है ट्रफ की तरह बन गया है. It is called as synaptic gutter. Got the point? It's called a synaptic gutter, and the space between these two is called as synaptic cleft. Okay बच्चों, कोई डाउट? ये आपका न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल बटन है, ये मसल की लेयर है जो कि इन्वेजिनेट कर गई है, जिसके अंदर आपका सिनेप्टिक नॉब आके फंसा हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड दिस मसल का जो पार्ट है जो कि गटर बना रहा है, इट इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक गटर. ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ पर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल, आराम से समझते हैं. इस मसल की सार्कोलीमा की सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए देयर आर सेवरल फोल्ड्स इनसाइड दिस मसल. दिस इज कॉल्ड एज सबन्यूरल क्लेफ्ट. आप समझ सकते हैं कि इससे क्या हुआ? इससे एक तो सरफेस एरिया बढ़ गया. अब जो भी सब्सटेंस यहाँ रिलीज होगा, इट हैज अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया टू एक्ट ऑन. दीज आर कॉल्ड एज सबन्यूरल क्लेफ्ट. समझते हैं इसको, पहले हम समझ लेते हैं आराम से, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों हो रहा है ऐसा क्यों बन रहा है ऐसा. सिंपल, ये एक नर्व है, ये एक मसल है. नर्व में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, मसल में मैकेनिकल रिस्पॉन्स हो रहा है. इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को मैकेनिकल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ओके, अब कैसे नर्व मसल से कम्युनिकेट करेगी, इस सब के होने के लिए दिस स्ट्रक्चर इज बीन फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यहाँ पर हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यहाँ पर होना है मैकेनिकल रिस्पॉन्स. So how electrical activity is converted into mechanical response? This is called as excitation, contraction, coupling. Got the point? किसी को कोई डाउट? Okay. So as you all know, जहाँ पर आपका एक्सॉन का टर्मिनल एंड होता है, इसे हम साइनोप नर्व कहते हैं. It has a numerous mitochondria in it. बहुत सारे से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. These mitochondria basically they are there to supply a lot of energy to the axon terminal to produce ATPs. These ATPs are required to produce energy, because here we have vesicles also. These vesicles, they contain special substances called as neurotransmitters, and in case of muscle it has to be acetylcholine. The neurotransmitter is acetylcholine. Neuro means it's coming from nerve, and it is transmitting a signal from nerve to muscle, so it is a transmitter, neurotransmitter, which is acetylcholine in case of a neuromuscular junction. So these vesicles, these contain specialized substances called as neurotransmitters. This is acetylcholine in case of neuromuscular junction. So whenever there is an action potential, जैसे कि मुझे इस चौक से यहाँ पर लिखना है, तो मुझे मस्कुलर एक्टिविटी करनी है. मेरे ब्रेन में फॉर्मेशन हुआ प्लान का, कैसे ये एक्टिविटी हम फॉलो करेंगे, और वहाँ से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से अल्फा मोटर न्यूरॉन पे सिग्नल आया, और वहाँ से अल्फा मोटर न्यूरॉन से सिग्नल यहाँ मसल तक आया है कि कैसे एक्टिविटी होनी है. सो व्हेनेवर एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू द एक्सॉन टर्मिनल, देयर इज अ चेंज इन वोल्टेज ऑफ द
प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर वोल्टेज चेंज होता है बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल ट्रैवलिंग अलोंग द मेम्ब्रेन। दिस चेंज इन एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट्स द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। voltage gated calcium channels. Voltage gated means these channels, they will only open when there is a change in voltage. These channels only sense voltage change, and whenever there is a change in voltage, they will open. There will be a conformational change in these proteins, and these channels will open. So whenever there is an axial potential which travels along the axon, the voltage is change along the membrane of the axon terminal, and because of this change in the voltage, these voltage gated sodium channels will open. जैसे ये voltage channel open होता है, calcium which is outside, it comes inside. There is an influx of calcium from outside to inside. As you all know, sodium, calcium, they are abundant extracellularly, or potassium is abundant intracellularly. So because of concentration gradient of high calcium to low calcium, calcium will flow inside. जैसे ही calcium अंदर पहुंचता है, it activates your vesicles and allows them to fuse with the presynaptic membrane. ये vesicles तो यहाँ बन रहे थे, ये अब fuse हो जाएंगे इस presynaptic membrane से, और fuse होके जो भी इनका content है, जिसे acetylcholine, they will release into synaptic cleft. वहाँ पर से नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट होता है। मगर पहले इसको समझ लेते हैं और डिटेल में कि कैसे ये फ्यूजन हो रहा है वेसिकल्स का प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, टर्मिनल बटन को या साइनेप्टिक बटन को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगेन एक्सॉन नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल होके यहाँ पर आया। टर्मिनल बटन्स पे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक डेंस बार होता है, डेंस बार कॉल्ड एज डेंस बार। इसी के दोनों तरफ आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, दीज आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो कि डेंस बार के दोनों तरफ हैं। ठीक है, इस डेंस बार के दोनों तरफ वोल्टेज के कैल्शियम है, और यहाँ पर आपके वेसिकल्स जिनमें एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है यहाँ पर स्टोर्ड है। ये जो वेसिकल्स हैं ये बेसिकली कहाँ से आते हैं? वेसिकल्स आर फॉर्म्ड इन द एक्सॉन सेल बॉडी विच इज इन द स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ पे फॉर्म होके दे ट्रेवल ऑल द वे थ्रू एक्सोप्लाज्मिक फ्लो एंड दे कम इन एंड स्टोर इन द synaptic button. There are around 3 lakh. There are around 3 lakh synaptic vesicles in a terminal button, which contain acetylcholine. Around 10,000 to 20,000 तक भरा होता है इनके अंदर acetylcholine मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं इनके अंदर एक synaptic vesicle के अंदर। Okay, so whenever there is action potential, there is opening of voltage gated calcium channels. Calcium comes in and it allows fusion of vesicles from vesicles to presynaptic membrane. आपको पता है ये vesicles किससे बने होते हैं? They are made up of phospholipids. और ये membrane किससे बनी हुई है? Phospholipids. Both are made of same thing. So both will contain same charge, which is negative charge. और आपको ये अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर चीज से पता है कि दो सेम चार्ज की चीजें पास आती हैं तो दे रिपेल ईच अदर। सिंपल लॉजिक। तो जब ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है तो फ्यूजन कैसे हो पाएगा? बिकॉज व्हेनेवर दे विल कम क्लोज दे विल रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। सो फ्यूजन का काम किसका है? जो कैल्शियम अंदर आया है, बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, जो कैल्शियम अंदर आया है, it stimulates a series of proteins which are called as V snares and T snare protein. इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। समझ लीजिए खाली कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो वेसिकल्स के ऊपर होते हैं,
कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड दे स्टार्ट एंटैंगलिंग टू ईच अदर, दे स्टार्ट बाइंडिंग टू ईच अदर, और उस बाइंडिंग की वजह से भले ही जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं बट बिकॉज ऑफ दिस टैंगलिंग ऑफ प्रोटीन दे कम क्लोज एंड फ्यूज। जैसे कि यहाँ पर होता है साइनेप्टोब्रेविन, यहाँ पर होता है सिंटैक्सिन और स्नैप 25 प्रोटीन्स। ये कुछ नाम हैं जिन पे बहुत सारे टॉक्सिन्स काम करते हैं, हमारे बोट्यूलिज्म टॉक्सिन के ऊपर हमारा इन्हीं प्रोटीन्स पे काम करता है, इनको तोड़ देता है जिसकी वजह से फ्यूजन नहीं हो पाता है। एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म, आप नाम सुना, शायद नाम सुना आप लोगों ने। वो बैक्टीरिया का टॉक्सिन होता है वो इन्हीं प्रोटीन्स पे काम करता है। साइनेप्टोब्रेविन, सिंटैक्सिन, स्नैप 25, इन 3-4 प्रोटीन्स पे काम करता है और इन प्रोटीन्स को खराब कर देता है जिसकी वजह से अब फ्यूजन नहीं हो पाएगा बेसिकली। तो खाली 3-4 नाम क्या करने हैं। तो साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोब्रेविन जो होता है ये बेसिकली आपके वेसिकल्स पे होता है, और सिंटैक्सिन और स्नैप प्रोटीन ये जो होते हैं आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके फ्यूजन में हेल्प करते हैं, डॉकिंग और फ्यूजन में हेल्प करते हैं। वेसिकल्स की डॉकिंग और उनके फ्यूजन में हेल्प करते हैं। अगर ये प्रोटीन्स नहीं होंगे तो ये वेसिकल्स आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं करेगा, कुछ भी रिलीज नहीं करेगा और कुछ नहीं होगा, कोई भी कंडक्शन नर्व से मसल तक नहीं हो पाएगा, एंड मसल विल रिमेन फ्लैसिड। ओके, so because of entry of calcium, this entered calcium, free ionic calcium, it stimulates these proteins. After stimulation of these proteins, there is docking and then fusion of these vesicles with the presynaptic membrane. So ये vesicles यहाँ travel करते हैं और फिर यहाँ आके ये fuse करते हैं। पहले आके चिपकते हैं इस presynaptic membrane से, and then slowly they start fusing and they deliver their neurotransmitter which is acetylcholine in the synaptic cleft. Got the point बच्चों? किसी को डाउट यहाँ तक? बहुत सिंपल सी बातें हो रही है, कोई हाई बातें नहीं हो रही है। Once this acetylcholine is into synaptic cleft, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आगे की बात करते हैं। Once this acetylcholine is into synaptic cleft, now we'll come to the other part of the couple which is the muscle. और यहाँ पर सब न्यूरल क्लेफ्ट बनाता हूँ मैं आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, वेसिकल्स फ्यूज हो चुके हैं और फ्यूज होके एसिटाइलकोलिन क्लेफ्ट के अंदर आ गया है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ बड़ा करके बनाता हूँ आपके लिए। आई विल मैग्नीफाई दिस स्ट्रक्चर हियर फॉर यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो आपका सब न्यूरल क्लेफ्ट है ये कुछ ऐसा होता है, नॉट लाइक दिस इन फैक्ट, स्ट्रेट। ओके, कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर आपका एक्सॉन टर्मिनल है जो कि आपके एसाइड को रिलीज कर रहा है। ऑन द नेक ऑफ दिस सब न्यूरल क्लेफ्ट आर प्रेजेंट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स which are nicotinic receptors। निकोटिनिक भी दो तरह के होते हैं, NN और NM। जो NN होते हैं वो न्यूरॉन पे होते हैं, NM जो होते हैं वो मसल पे होते हैं। निकोटिनिक M receptors होते हैं। These receptors are basically made up of 5 protein subunits, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 गामा, 1 डेल्टा। इन 2 अल्फा सब यूनिट्स पे जाकर के आपके 2 एसिटाइलकोलिन अटैच होते हैं। इनके अटैच होते ही ये जो आपका रिसेप्टर होता है, इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन which allows the passage of sodium ion from outside to inside. It has a negative core inside. This protein has a negative core inside. Initially जब ये inactive form में होता है तो बंद होता है, it's constricted as acetylcholine, 2 molecules of acetylcholine bind on 2 alpha subunits. It opens. There is a conformational change and it opens. जैसे ये खुलता है सोडियम का मैसिव इन्फ्लक्स होता है। ये जो पैसेज होता है इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एज वेल एज पोटेशियम एज वेल एज
कैल्शियम ऑल्सो, ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज। ये 3 मेन पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में। मगर सिर्फ सोडियम का ही इन्फ्लक्स होता है, बाकी पोटेशियम का और कैल्शियम का इन्फ्लक्स या आउटफ्लो नहीं हो पाता। क्यों? बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजंस। फर्स्ट रीजन इज द मोस्ट अबंडेंट आयंस एक्स्ट्रासेलुलरली सोडियम, इंट्रासेलुलरली पोटेशियम, तो कैल्शियम का तो कोई रोल है ही नहीं। और दूसरा, आपकी जो आरएमपी होती है मसल की, अराउंड -80 मिलीवोल्ट, इनसाइड इज नेगेटिव। सो ऑब्वियसली जो पॉजिटिवली चार्ज अंदर है वो बाहर नहीं जा पाएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज बाहर है वो बाहर से अंदर आ पाएगा, बिकॉज ऑफ इनसाइड इज नेगेटिव। So negative force inside will favor the influx of positively charged ion, which is sodium. So whenever there is opening of these acetylcholine receptors on the postsynaptic membrane, there is massive influx of sodium inside. जैसे ये सोडियम अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा, -80 से आपका पोटेंशियल जो है इट विल गो अराउंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, है ना। आपको आपने अपने एक्शन पोटेंशियल आरएमपी से पढ़ाई हुआ है कि a change of around 20 to 30 millivolt towards positive is a threshold। अगर 20 to 30 millivolt का चेंज हो गया पॉजिटिव साइड में, इट इज द थ्रेशोल्ड एंड विल लीड टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सो व्हेनेवर दिस acetylcholine receptors open, there is influx of sodium inside from outside, okay, and when sodium comes from outside to inside, there is a flow of positive ion inside। जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है वो -80 से पॉजिटिव तक बढ़ेगी। जैसे ये चेंज थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, देयर विल जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, देयर विल जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल। चूंकि बहुत सारे सोडियम चैनल्स, सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, एसिटाइल रिसेप्टर्स खुल रहे हैं, बहुत सारे सोडियम आ रहे हैं, तो ये बहुत सारा एंड पोटेंशियल जनरेट होगा और इन सब के ऐड होने से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? सो टू मेनी एंड प्लेट पोटेंशियल्स दे ऐड अप टू मेक एन एक्शन पोटेंशियल। ओके, सो जैसे ये सब खुले, इनके खुलने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे और वो सारे खुल गए बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वो सारे के सारे सोडियम चैनल्स खुल गए, जिसकी वजह से मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। And now when the action potential is generated, it starts traveling along the muscle membrane, which is called as sarcolemma। sarcolemma में आपका एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करना स्टार्ट हो जाता है। Got the point? तो जब तक कि एसिटाइलकोलिन बाइंड रहेगा इन रिसेप्टर से, ये खुले रहेंगे, जब तक ये खुले रहेंगे तब तक सोडियम अंदर आता रहेगा, जब तक सोडियम अंदर आता रहेगा एंड प्लेट पोटेंशियल बनता रहेगा, और जब तक एंड प्लेट पोटेंशियल बनता रहेगा तब तक एक्शन पोटेंशियल बनता रहेगा। इसको खत्म करने के लिए देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज acetylcholinesterase enzyme, which is present in synaptic cleft। इस एंजाइम का काम है कि एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है एसिटेट और कोलिन में। कोलिन इज टेकन अप अगेन बाय द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड अगेन यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एसिटाइलकोलिन। ठीक है, कुछ एसिटाइलकोलिन जो कि बनता है और यहाँ रिलीज होता है, इट डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द न्यूरल क्लेफ्ट, फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कुछ जो होता है वो डिफ्यूज होकर बाहर चलाता है, और बाकी जो होता है वो एसिटाइलकोलिन इस एंजाइम से डिग्रेड होके वापस अपटेक हो जाता है उसका। तो दिस इज हाउ द एक्शन पोटेंशियल इज बीन स्टॉप्ड। आता कैसे? बाय बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन थ्रू अल्फा रिसेप्टर्स ऑन द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, और जाता कैसे? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय द एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ तक तो आपका एंड प्लेट पोटेंशियल ने एक्शन पोटेंशियल बना दिया। अब क्या होता है, जो ये एक्शन पोटेंशियल बना है आपके मसल मेम्ब्रेन पे, मैं यहाँ बनाता हूँ फिर से। ये था आपका सिनेप्टिक नॉब, ये था आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, और ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर बन गया यहाँ पर, और बन के ये ट्रेवल करता है अराउंड द मसल मेम्ब्रेन। कौन सा पॉइंट बच्चों? जो आपकी मसल मेम्ब्रेन होती है, ये है आपकी मसल मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपका नर्व टर्मिनल आया था, इसने एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया रिसेप्टर से, एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट किया, एंड प्लेट पोटेंशियल ने कंबाइंड होकर एक्शन पोटेंशियल बनाया, और ये एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल होकर आपके सार्कोलीमा पे जा रहा है। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये मसल के मेम्ब्रेन पे ट्रेवल करता है,
और आपकी मसल की मेम्ब्रेन होती है, इट हैज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टी टिब्यूल। ये ठीक है, आपको दिखा है टी की तरह बना हुआ है, दिस कॉल्ड एज अ टी टिब्यूल। होता क्या है कि जो सार्कोलीमा होती है, इट डिप्स इनसाइड द मसल। एक सार्कोमियर में, आपको पता है सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल। एक सार्कोमियर में दो आपके टी टिब्यूल्स होते हैं, ए और आई बैंड जहां पर जुड़ता है वहां पर आपके एक टी टिब्यूल सिस्टम होता है, और दूसरा ए आई बैंड जहां जुड़ता है वहां पर दूसरा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर आपका एक्सटेंशन होता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। आप देख सकते हैं कि ये इंट्रासेलुलर है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो बेसिकली टी टिब्यूल इज नथिंग बट देन एक्सटेंशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। आप देख सकते हैं ये इसी ऐसा पूरा है। तो टी टिब्यूल इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ये टी टिब्यूल हो गया। साथ में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं मसल के अंदर। दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टर्मिनल्स, जिसे हम सिस्टर्न्स कहते हैं, वो और एक टी टिब्यूल्स, ये मिलकर बनाते हैं एक ट्रायड। दिस इज कॉल्ड ट्रायड। ट्रायड में तीन चीजें होती हैं, एक दो तीन, दो सिस्टर्न्स और एक टी टिब्यूल। ये तीन चीज मिलकर बनाते हैं एक सिस्टर्न। These are also called as L tubules. These are T tubules, transverse tubules, and these are called as longitudinal tubules. Also, basically these are nothing but these are sarcoplasmic reticulum or endoplasmic reticulum of skeletal muscle. Okay, so the action potential which is generated because of release of acetylcholine over here, it travels along the membrane of the muscle, which is sarcolemma, and travels along the टी टिब्यूल सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का जो चेंज है वो ट्रेवल कर रहा है। जब वो टी टिब्यूल सिस्टम में आता है तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है which is called as, anybody? It is called as dihydropyridine receptors. These are called as dihydropyridine receptors. These are L type, long type of calcium channels, voltage gated calcium channels. These are long type L type of voltage gated calcium channels. voltage change हो रहा है, voltage sensor है, डाइहाइड्रोपायरिडीन इससे जाके बाइंड करते हैं, इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए इनका नाम है डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स। पर बेसिकली दीज आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स व्हिच आर एल टाइप, लॉन्ग टाइप। ये एक तरह के चैनल हो गए। एक और चैनल होते हैं जो कि आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज RYR, राइनोडीन रिसेप्टर्स। ये बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी। यहाँ पर मैं कैमरे में आ जाऊँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर दो प्रोटीन्स हैं, एक तो आपका हो गया डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स जो कि आपके टी ट्यूब्यूल पे है, दूसरा है आपका राइनोडीन रिसेप्टर्स जो कि आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। बेसिकली दीज प्रोटीन्स आर लिंक्ड मैकेनिकली, दीज आर लिंक्ड मैकेनिकली। ये इनके बीच में मैकेनिकल रिलेशन है। जैसे ये खुलता है बेसिकली इट पुल्स दिस रिसेप्टर आल्सो, दिस प्रोटीन आल्सो, एंड ओपन्स इट मैकेनिकली। व्हाट द पॉइंट? जब ये खुलता है तो बेसिकली वोल्टेज गेटेड कैल्शियम खुला, इसके खुलने की वजह से ये मैकेनिकली खुल गया, और मैकेनिक खुलने की वजह से जो कैल्शियम इसके अंदर स्टोर था सार्कोप्लाज्म में, वो कैल्शियम बाहर आ जाता है और जाके कहा बाइंड करता है? ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करता है, और उसकी आगे कहानी बताइए आपको। ट्रोपोनिन सी से बाइंड करके ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हटा देता है, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन होता है, एंड दिस एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन इज व्हाट? इज बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। पावर स्ट्रोक वो सब चीजें बाद में करते हैं, पहले हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग समझ लेते हैं। गॉट द पॉइंट? फिर से समझते हैं बच्चे प्लीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ आया, जिसने वेजाइकस फ्यूज कराया, फ्यूज कराने के बाद वेजाइकस का जो माल था एसाइक्लोलिन वो यहाँ रिलीज हो गया एसिटिक लेफ्ट में, वो एसाइक्लोलिन ने बाइंड किया एसाइक्लोलिन रिसेप्टर से, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आया, जिसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल बना। उस एंड प्लेट पोटेंशियल की वजह से बनने की वजह से एक्शन पोटेंशियल यहाँ बना। वो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करके जाता है टी ट्यूब्यूल्स में, टी ट्यूब्यूल्स में वो खोलता है डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर को खोलता है, जो कि मैकेनिकली खोलते हैं राइनोडीन रिसेप्टर्स को,
और उसके खुलने की वजह से जो कैल्शियम स्टोर होता है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कैल्शियम बाहर आ जाता है, वो जाके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन सी से। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हट जाता है और एक्टिन मायोसिन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, पावर स्ट्रोक होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। So how an action potential and electrical activity is converted into a mechanical response. This is excitation, contraction, coupling. The whole the summary of all this which I have spoken till now is this. ठीक है, बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ट करती हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारी हमारे इन चीजों को रोकती हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट सिंड्रोम, सक्सिनाइल कोलिन, ट्यूबरक्लोरिन, है ना, यहाँ पर एक मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, उसकी ये भी जरूरत नहीं है आप लोग के लेवल पे। पर इतना समझ लीजिए कि कैसे एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग हो रही है। ओके, जो कैल्शियम ये बाहर आया है, अगर ये बाहर रहेगा तो इट विल लीड टू सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म ऑफ द मसल। So this calcium which has came out has to go in also in the sarcoplasmic reticulum. This happens by a protein called as SERCA, sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPase. Basically this is a calcium pump. ये SERCA है, कम पंप है, and it actively pumps calcium inside back into the sarcoplasmic रेटिकुलम बाय यूजिंग अ ATP, क्योंकि कैल्शियम अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको कैल्शियम अंदर पंप करना है, उसके लिए इसको एक ATP की जरूरत होती है। सो एन ATP हैज टू बी यूज्ड टू पंप कैल्शियम बैक इनटू द मसल। सो यू कैन सी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन बोथ आर एक्टिव प्रोसेस, बोथ रिक्वायर ATP। यहाँ पर भी कैल्शियम की जरूरत, कैल्शियम जब तक बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी से, तब वहां पर एक ATP की जरूरत पड़ती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रिलैक्सेशन कराना है तब भी हमें एक ATP कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी जाके कैल्शियम अंदर जाएगा, तभी मसल रिलैक्स करेगी। सो बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज एनर्जी डिपेंडेंट आर एक्टिव प्रोसेस। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड राइगर मोटिस। नाम सुना है किसी राइगर मोटिस का? दैट इज द लॉजिक बिहाइंड राइगर मोटिस। आदमी मर गया, ATP बनने बंद हो गए, ATP नहीं बन रहे, मसल रिलैक्स नहीं हो पा रही, मसल गोज इनटू सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज राइगर मोटिस। ओके, सो ये है आपका एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग का पूरा सार। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ सकता है, तो मैं आगे चलूं, जो इसकी अप्लाइड है उसके बारे में बात की जाए। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, इसको बंद करते हैं, अप्लाइड पे आते हैं।